आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ लेते हैं, ओम्स लॉ यानी ओम्स का नियम। ओम का नियम विद्युत धारा में, इलेक्ट्रिक करंट में ओम का नियम क्या कहलाता है, ओम का नियम क्या होता है और इसका यूज क्या है। ठीक, ओम ने एक नियम दिया था इलेक्ट्रिक करंट में। यदि मान लीजिए कोई एक वायर है ए और बी, ए और बी एक वायर है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक, और ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर है भी, विभवांतर है भी। तो इसमें ओम ने कहा था, इसमें ओम ने कहा था पॉइंट ए और बी के बीच का जो करंट फ्लो हो रहा है वो समानुपाती होगा किसके, ए और बी के बीच के विभवांतर की। ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इलेक्ट्रिक करंट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इलेक्ट्रिक यानी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम लोग जानते हैं जब प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट आता है 1/r, 1/r और ये भी ये हो गया I इक्वल टू V/r। यहां से हम लिख सकते हैं V बराबर IR, V बराबर IR। और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है 1/r, तो इस R को कहते हैं रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध। इस R को बोला जाता है रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध। अब प्रतिरोध के बारे में जान लेते हैं क्या होता है, और प्रतिरोध के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। ओम्स लॉ देख लिए, यदि किसी वायर ए और बी के बीच उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है और उसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, तो ओम ने बताया था इसमें जो करंट जो फ्लो कर रहा है आई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके। जब प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो उसमें कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट आता है 1/r और v, तो vi इक्वल टू हो जाता है V/r यानी V बराबर IR। इसी को जनरली क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ, इसी को बोलते हैं ओम्स लॉ, इसी को बोला जाता है ओम्स लॉ। और R जो होता है कांस्टेंट, इसका और इसे कहते हैं R जो कांस्टेंट है इसे कहते हैं प्रतिरोध। R है वो क्या है, प्रतिरोध है। तो ओम्स लॉ देख लिए। अब आता है बहुत ही प्रतिरोध जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस क्या होता है ये समझ लीजिए। ये रेसिस्टेंस कहां से आया था, ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ में बताया गया था जो करंट होता है, जो भी करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। जब प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो इसमें एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट क्या है 1/r, और यही जो R है इसी को क्या बोला गया था, रेसिस्टेंस। इसी R को रेसिस्टेंस बोले थे। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लिए आखिर ये होता क्या है। इलेक्ट्रिक करंट के लिए रेसिस्टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट, इलेक्ट्रिक करंट के लिए रेसिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, किसी भी वायर में, जैसे मान लीजिए एक वायर हो गया ए और बी, एक वायर है, ये हो गया पॉइंट बी और इसका पॉइंट ए है। ठीक,
और इन दोनों के बीच ए और बी है, और इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V। इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है V, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I। इसमें करंट फ्लो कर रहा है I। जब किसी भी वायर में करंट फ्लो करता है तो करंट फ्लो करने का विरोध करता है। करंट फ्लो करने का जो मटेरियल है, जो मेटल है, वो विरोध करता है। यदि फ्लो कर रहा है ए से बी के डायरेक्शन में तो उसका जो विरोध होगा किसमें होगा? बी से ए की तरफ। वो करता है बी से ए की तरफ विरोध करता है, और जो विरोध करता है उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं प्रतिरोध। उसी को बोलते हैं प्रतिरोध। ठीक, उसी को बोलते हैं प्रतिरोध। जैसे मान लीजिए आप स्कूल जा रहे हो। स्कूल जा रहे हो तो सुबह सुबह आपके मन में ख्याल आता है कि स्कूल जाए, और दूसरा ख्याल आता है कि स्कूल न जाए। जो न जाने वाला आपके अंदर जो है उसी को इलेक्ट्रिकल के टर्म में हम लोग बोलते हैं क्या? रेसिस्टेंस, यानी प्रतिरोध। आपका क्या कर रहा है? काम करने का विरोध कर रहा है कि आप स्कूल न जाइए, आप स्कूल न जाइए। और न जाने वाला जो फैक्टर है उसी को बोलते हैं प्रतिरोध, यानी रेसिस्टेंस। इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल टर्म में रेसिस्टेंस। और इसका डिफिनीशन अभी लिखा दे रहे हैं। अब ये समझिए कि जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस को कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। रेसिस्टेंस को कैपिटल आर से इंडिकेट करते हैं, और जो इसका ऐसा यूनिट होता है ओम। इसका ऐसा यूनिट होता है ओम। बेसिकली ओम्स लॉ ने ही बताया था कि आई V बराबर आई आर। आर जो होता है रेसिस्टेंस, तो उन्हीं के समान में इसका जो यूनिट है, ऐसा यूनिट, वो ओम लिखा जाता है। ऐसा यूनिट ओम आता है। और इसका हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं। डिफिनीशन के साथ साथ और देखेंगे किसी भी वायर में, जैसे मान लो ये जो रेसिस्टेंस नहीं होता, यदि रेसिस्टेंस नहीं होता तो करंट तो हमेशा फ्लो करते रहता है। रेसिस्टेंस नहीं होता तो एक बार पोटेंशियल डिफरेंस आप दे दो, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दे देने के बाद करंट फ्लो करा दो, तो अपने आप स्वतः फ्लो करते रहता है। यही प्रतिरोध है, यही रेसिस्टेंस है जो क्या करता है? करंट के फ्लो को अपोज करता है। यही रेसिस्टेंस है जो क्या करता है? करंट के फ्लो को अपोज करता है, उसको नहीं जाने देता है, इसको नहीं जाने देता है। ठीक, और इसमें ये देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे आगे कि किसी भी वायर में जब करंट फ्लो करता है तो रेसिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है। पहले आप लोग रेसिस्टेंस का डेफिनेशन देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि इसका डेफिनेशन बताइए, और इसका ऐसा यूनिट, और ऐसा यूनिट के साथ साथ इसको कैपिटल आर से इंडिकेट किया जाता है। पहले इसका हम डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जिससे होकर विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उस पदार्थ का प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसे कैपिटल आर द्वारा सूचित किया जाता है। इसका ऐसा यूनिट होता है ओम। इसका ऐसा यूनिट ओम होता है। अब हम लोग एक और टॉपिक डिस्कस कर ले रहे हैं, चालक के प्रतिरोध का निर्भरता। यानी जो रेसिस्टेंस है, किसी भी वायर का रेसिस्टेंस किस किस बातों पे डिपेंड करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कोई एक वायर हो गया, कोई एक ये वायर हो गया,
ए और बी, ए बी इसका एंड है, और इसका जो लेंथ है, इस वायर का लेंथ यानी इस वायर की लंबाई है एल। इस वायर की लंबाई को एल बोल दे रहे हैं। और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया फर्स्ट डे आप लोगों को बताए थे। ये जो है इसको क्या बोलते हैं, किसी भी वायर है और इसका जो ये क्रॉस सेक्शन है, इसी एरिया को क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक, और ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, एरिया हो गया कैपिटल ए। इसका जो एरिया हो गया ये हो गया कैपिटल ए। तो इस वायर का रेजिस्टेंस किस किस बातों पे डिपेंड करता है ये अब देख लीजिए। फर्स्ट, यदि किसी वायर का रेजिस्टेंस उसके लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी यदि किसी वायर की लंबाई जितनी ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। तो R किसके समानुपाती हो जाएगा, L के। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसके लंबाई के। और दूसरा है इसका जो रेजिस्टेंस है और इसके क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी इसके क्रॉस सेक्शन की एरिया जितनी बड़ी होगी, ठीक, रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। यदि इसके क्रॉस सेक्शन की एरिया कम होगी तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। यदि एरिया घटाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यदि एरिया बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस घटेगा और एरिया घटाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो आप लोग जानते हैं जब समानुपाती आता है तो बराबर में लाने के लिए एक कांस्टेंट आता है। इन दोनों को मिलाकर लिख सकते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई E। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो इसके लिए एक कांस्टेंट लगाया जाता है। इस कांस्टेंट को बोल देते हैं रो, ठीक। और ये जो रो है इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी और ये होता है प्रतिरोधकता, हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधकता। रो को बोला जाता है रेसिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता। प्रत्येक वायर के लिए, हर एक वायर के लिए ये कांस्टेंट है। आप लोग ध्यान दीजिए, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो जो जो चीज कांस्टेंट होता है उसका न्यूमेरिकल में वैल्यू ऑलरेडी दे दिया रहता है, उसका वैल्यू ऑलरेडी दे दिया रहता है। हमें निकालना क्या रहता है, इसका रेसिस्टेंस। इसका रेसिस्टेंस हमें निकालना पड़ता है। जो चीजें अननोन रहती है उसे हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उसे कैलकुलेट करते हैं। और इसका देखिए जो प्रतिरोधकता है इसका यूनिट निकाल लेते हैं, इसका यूनिट निकाल लेते हैं। यहाँ से जो रेसिस्टर है इसका यूनिट क्या हो गया, ओम। इस रो का रेसिस्टिविटी का यूनिट निकालना है,
इसको ऐसे ही रहने दो। लेंथ, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? लेंथ मतलब लंबाई, लंबाई का ऐसा यूनिट होता है मीटर। और एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। इससे ही कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा यहाँ पे। तो रो का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? ओम मीटर। रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट हो जाएगा ओम मीटर। रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट हो जाएगा ओम मीटर। अभी हम लोग रेसिस्टर पढ़े हैं। जो रेसिस्टर होता है आर बराबर रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। मान लीजिए दो वायर है, ठीक, दो कॉपर का वायर है, कॉपर का वायर है या किसी भी सेम मटेरियल का दो वायर है जिसका लेंथ, पहले वाले का लेंथ है 5 मीटर और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। मान लीजिए अभी हम लोग पढ़े हैं आर बराबर रो एल बाई ए। आर जो है रेसिस्टिविटी, एल है लेंथ, वायर का लेंथ और ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया। दो कॉपर का वायर है, पहले वाले का लेंथ है 5 मीटर, दूसरे वाले का एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1 मीटर और इसका रेसिस्टिविटी है कॉपर का एक्स मान ले रहे हैं, ठीक। और ये दूसरा वायर है, इसका भी लेंथ है 5 मीटर लेकिन इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 5 मीटर स्क्वायर। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 5 मीटर स्क्वायर और ये जो कांस्टेंट है रेसिस्टिविटी ये भी है एक्स ओम मीटर। अब इसमें ये बताना है कि इन दोनों में किसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, किसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं? R1 बराबर रो, रो सी एल, एल की जगह पे दे देते हैं 5 और डिवाइड बाई 1। तो क्या आ गया? 5 इंटू रो सी। रो सी है वो क्या है? रेसिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता। और R2 के लिए क्या हो जाएगा? रो सी एल की जगह पे 5 मीटर और इसका एरिया है 5, 5 से 5 कैंसिल 1 हो जाएगा। तो R2 बराबर क्या आ जाएगा? 1 इंटू रो सी। अब इन दोनों में आप कंपैरिजन कर लीजिए कि ये R1 और R2 में रेसिस्टेंस किसका ज्यादा होगा। R1 और R2 में रेसिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? इन दोनों में तो कॉमन है रो, इन दोनों में रो क्या है? कॉमन है। तो R1 बाई R2 कर दीजिए। R1 क्या आया था? 5 इंटू रो सी और R2 का वैल्यू आया था 1 इंटू रो सी। ये कैंसिल, R1 बराबर 5 टाइम्स R2, R1 बराबर 5 टाइम्स ऑफ R2। मान लीजिए सेम कॉपर का वायर है, सेम कॉपर का दो वायर है जिसका लेंथ सेम है, इसका लेंथ सेम है लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट है। क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट है तो इनका रेसिस्टेंस में ये कॉम्बिनेशन आ रहा है, इनके रेसिस्टेंस में ये कॉम्बिनेशन आ रहा है। सेम लेंथ है लेकिन जिसका एरिया ज्यादा है, R2 का एरिया ज्यादा है तो इसका रेसिस्टेंस कम आ रहा है, रेसिस्टेंस कम आ रहा है।
लेकिन R1 का एरिया कम है तो इसका रेसिस्टेंस ज्यादा आ रहा है। तो कितना इन दोनों का कंपेरिजन किया जाए तो R2 के 5 गुना है।